क्या होगा मंदिर में? हाँ भैया, हेलो, आ रही है आवाज? बताओ। हाँ, बस वही एक छोटा सा बात है भैया कि हम कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे ही बस कई बातें होती है कि हम हाँ, जरूरी मैं नहीं कि समझ सब कुछ सकता हूँ। बता दे, लेकिन सामने वाला तंग कर रहा है, सामने हाँ, से कोई तंग वंग कर रहा है है क्या नहीं, तो क्या चीज? तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। उससे हमें क्या करना है? जसलीन, सुन पा रही हो तुम? मेरे को नहीं पहुंच रही आवाज। रही हूँ कि सामने से तंग हो रहा है करके थूका जा रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल आ रही रही हो? है? अब आई है, अब आई है। बोलो बोलो। नेटवर्क इशू हो गया कह था रही ना हूँ कि प्रियंका, कह रही हूँ कि दोबारा बोलो। मेरा भी okay। हाँ दोबारा। हम्म। हाँ, बस वही छोटी सी बात कि कभी कभी काफी ज्यादा फैमिली हो या कोई फ्रेंड, फैमिली कोई भी मान लीजिए, पता नहीं, तुम्हारी आवाज कह समझ में रही है नहीं कि आई क्या। कई बारी फ्रेंड हमने या फैमिली होते कुछ हैं बताना वो हाँ बहुत नहीं हाँ। है, प्रेशराइज करते हैं आपको बोलने और के लिए, घुसते हैं सामने जीव वाला में। ऐसा है कि अब आप बताना मेरे नहीं तक आवाज, चाहते। तुम बता दो जसलीन, प्रियंका की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। हाँ मेरे यहाँ भी नेटवर्क इशू आ रहा है। मुझे जो समझ में आया कि कई बार आपके फ्रेंड्स है या फैमिली है जो आपके जीवन में बहुत घुसना चाहते हैं, आप कोई चीज नहीं शेयर करना चाहते, पर वो आपसे पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, मतलब उस लेवल तक जानना चाहते हैं। तो तो इसके लिए उसमें बहुत सरल तरीका है। विनम्रता के साथ में आप उनको बता दो कि ये नहीं बता पाऊंगी मैं कुछ भी। विनम्रता से बता दो कि इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता सकती कुछ भी, क्योंकि ये मेरी एक अंदर से बताने का नहीं आता। या आप अपनी व्यक्तित्व को इस तरीके से डेवलप करो कि आपसे ये सब बातें कोई पूछ ही ना पाए। और कई बार प्यार से बात कर सकते हो, बड़े मुस्कुरा के, नो पर्सनल टॉक, खत्म। हाँ हाँ, ये लाइन बहुत अच्छा है, सही है। भाई नो पर्सनल टॉक। अब मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहता किसी को ही, मैं तो, मुझे मजा ही नहीं आता किसी को बताने में भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका बता के अपना नहीं दूसरों का भी लॉस हो सकता है, तो उसकी जरूरत नहीं है बताने की। दूसरी बात, मेरी जिंदगी मेरे तक सीमित है, और मेरी अपने जो अंदरूनी चीज है उसके लिए मेरी बातें मेरे लिए जरूरी हैं। वो बातें औरों के लिए जरूरी है ही नहीं, इट इज यूजलेस। लेकिन बहुत से लोगों को पोक करने की आदत होती है लाइफ में दूसरों की। हर दूसरों की चीजें जानने में पागल हो जाते हैं, इतनी हद तक जानना चाहते हैं, बौखला जाते हैं। हमें क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता। उनको बेचैनी है क्योंकि वो बीमार है मानसिक रूप से, दे आर इल, क्योंकि उन्हें अपना नहीं पता लेकिन दूसरों का जानना है। तो एक मानसिक रोग है ये कि दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं कई बार देखता हूं, मेरे संपर्क में बहुत लोग आते हैं, घर के भी आते हैं, रिश्तेदारी के भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, सहजी भी आते हैं। मैंने कभी किसी के बारे में जानना नहीं चाहा, इंटरेस्ट नहीं आया। हाँ, कोई प्रॉब्लम में है, अगर किसी ने मेरे सामने जाहिर किया कि हम बहुत परेशानी में हैं, तब जरूर मैं उसकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ बातें जानना चाहता हूं, ताकि उन्हें जानकर उसकी समस्या का हल निकाल सकूं। पर मेरा प्रयोजन उसके बारे में जानने का नहीं होता, इंटरेस्ट ही नहीं आता मेरे को किसी के बारे में जानने में। तो ये एक बीमारी होती है, मानसिक रोग होता है एक तरीके से। और उसके पीछे रीजन बता देता हूँ, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। जैसे कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में बहुत हीन भावना से ग्रसित होते हैं, और अपनी हीन भावनाओं को ढकने के लिए उनके पास क्या रास्ता होता है, या अपने आप को किस तरह से संतुष्ट करने का, कि वो दूसरों की कुछ कमियां ढूंढे, और कमियां ढूंढकर उन्हें हाईलाइट करें, जिससे कि उनकी जो इन्फीरियरिटी है, उनकी जो हीन भावना है, वो थोड़ी ढक जाए, थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाती है अपनी हीन भावना से। क्योंकि खुद से बहुत पीड़ित है ना बहुत सारे लोग।
तो ये भी कारण होता है जो दूसरों की जिंदगी के बारे में जानने को इतना तीव्र इच्छा होती है उनकी। वास्तव में ये समस्या है, अगर दूसरों के बारे में हम इतना जानना चाहते हैं तो हम किसी ना किसी चीज से बाधित हैं, कोई प्रॉब्लम है हमारे अंदर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, वरना किसी के बारे में जान के करोगे भी क्या। और सहजियों को तो एक दूसरे के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग अपने रिफॉर्मेशन के लिए यहाँ आए हैं, हम सब लोग अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए आए हैं। हम ऐसे भी हो सकते हैं अपने भूतकाल में कि हमने बहुत खराब काम कर रखे हो, बहुत बुरे बुरे काम कर रखे हो, हम में से बहुत से लोगों ने बहुत बुरे काम भी करके आए, हमें बाद में समझ में आया कि हमें तो ठीक होना चाहिए, हम श्री माता की शरण में आ गए। ठीक है, श्री माता की शरण में आ गए, उन्होंने हमें प्रेम दिया, अपने चरणों में स्थापित किया, धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अब कोई हमसे पूछने लगे जी आप कहाँ से आए, क्या करते आए, तो क्या बताएंगे उसको? अगर बता दिया हिम्मत करके तो ऐसे भागेगा जैसे सांप ने काट खाया हो, पास भी नहीं फटकेगा। तो आपने ऑनेस्टी दिखाई, आपने तो सही बता दिया, लेकिन दूसरा तो डर के मारे भाग गया, अरे बाप रे मैं तो क्रिमिनल के साथ खड़ा हूं, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ के ले जाए, फिर तो उसके अंदर ये भाव आ जाएगा। तो आप कैसे बता सकते हो उस चीज के बारे में? और जब श्री माता जी के चरणों में आ गए हैं तो इन बातों की गुंजाइश क्या रह गई है कोई गुंजाइश? बताओ। यूजलेस है, मीनिंगलेस है ये। ऐसे भी सहज में आए या ना आए, बहुत मतलब बिना यूजफुल तो है नहीं, कोई मीनिंगलेस है ये सब बातें पूरी की पूरी। अब बात ये आती है कि अब हमें ये भी एक विवेकशीलता होनी चाहिए कि मान लीजिए किसने हमसे क्या पूछा और वो हमारे जीवन में किस जगह बैठा हुआ है, वो हमारे जो हमसे पूछ रहा है उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, उस आधार पे आप बता सकते हो। सबको सारी बात तो नहीं बता सकते आप, क्योंकि मैंने कहा ना वोमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे। बताओ आपकी बात से कोई बीमार हो जाए उससे क्या फायदा होगा? कोई पुण्य का काम हुआ आपने किसी को बीमार कर दिया। तो ये बहुत समझने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं पर बड़े बड़े उसके असर आते हैं। और फिर अपने अंदर से प्रश्न पूछना चाहिए। मान ली कोई सहजी है, उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा है मैं इसके बारे में भी जान लूं, उसके बारे में भी जान लूं, तो वो सहजी अपने अंदर पूछे, अपने आप से प्रश्न करे, आखिर मैं किसी के बारे में जानना क्यों चाहता हूं? ध्यान में बैठकर सहस्त्रार हार्ट में कनेक्ट होने के बाद अपने आप से प्रश्न करे कि मैं किसी के बारे में क्यों जानना चाह रहा हूं इतना, तो समझ में आ जाएगा। और अगर वो सही हुआ तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको रीजन पता लग जाएगा, उसके बाद वो पूछना ताछना ढूंढना छोड़ देगा किसी के बारे में। फिर उसकी जिज्ञासाएं किस बारे में होंगी? मेरे अंदर क्या है, मेरी आत्मा कैसे महसूस होगी, मेरी सोल मुझे कब मिलेगी, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनके दृष्टांत मुझे कैसे महसूस होंगे। फिर उसकी जिज्ञासाएं ये वाली जिज्ञासाओं में परिवर्तित हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जिज्ञासाओं का अंत हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, कोई अपने आप को जानने लगे तो किसी के बारे में पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। आपके सामने जो आएगा आपको उसका अंदर से वैसे ही आभास हो जाएगा, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। अच्छा, सांसारिक स्तर पे जानना तो वैसे भी व्यर्थ है, एकदम यूजलेस चीज है। किसी की जिंदगी के सांसारिक पक्ष के बारे में जान के आप करोगे भी क्या? मैं मानता हूं आप बहुत दयालु हो, बहुत प्रेममयी हो और आप बहुत अच्छे हो, और किसी के जीवन का भूतकाल बहुत पीड़ादायक है, तो उसकी पीड़ा को सुन के आप भी आंसू टपकाने लग जाओगे, आप लेफ्ट में चले जाओगे, उससे क्या फायदा होगा? या फिर डर जाओगे, अरे बाप रे मैं किससे बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि किस दिन ये मेरा ही कांड कर दे, ये तो क्रिमिनल है।
क्यों होगी नहीं गड़बड़? अगर जैसे कि एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण है हमारे उसमें। एक तो वो थे ना वाल्मीकि, वो क्या थे अपने भूतकाल के जीवन में, क्या थे? डकैत। डकैत थे। एक अंगुलीमाल भी थे, जो लोगों की हाँ, उंगलियां वो तो काट के गले में लटका लेते थे। अब वो सहजी बन के आ गए अंगुलीमाल, और हमारी आदतवश हम उनके पीछे पड़ गए, बताओ 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 बताओ। उन्होंने कहा मैं तो उंगली काट लेता हूं, तो भैया क्या होगा हमारा जरा सोच लो। अगली बार से हम मिलेंगे तो लोहे के दस्ताने पहन के आया करेंगे, कहीं काट ना ले उंगली हमारी, और डरते डरते बात करेंगे उससे। क्यों रमनी बहन? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं है, हम डर गए यार, इसके पास्ट बड़ा खतरनाक है। और कई बार एक बुरी सी बात बोल रहा हूं मैं, ओपनली बुरी बात बोलता हूं, तुम्हें पता है, क्योंकि हमारे सहजी इस बात को समझें कि हद तक हमें समझना चाहिए। एक प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, एक अपना जीवन चलाती है बेचारी, मजबूरी है उसकी, अपना शरीर के जरिए अपना पेट भर रही है वो। एक दिन उसके ऊपर माँ की कृपा होती है, वो श्रीमाता की शरणागत हो जाती है, ध्यान करना शुरू कर देती है, ध्यान में गहन होने लगती है। किसी ने कहा भाई सेंटर चले जाओ, सेंटर भी जाने लगती है। अब आदतवश जो सहजी है जानना चाहेंगे कहां से, कैसे, क्यों, क्या। अब वो अंदर उतर गई और उसको ये समझ में आ गया कि श्रीमाता ही तो आदि शक्ति है, मैं इनकी शरण में हूं। तो वो एक सोचेगी कि ये जो सारे जो लोग हैं ना, ये भी मेरे जैसे ही होंगे। वो खुशी खुशी अपने पास्ट बता देती है, और जैसे ही वो पास्ट बताती है, जितने पास खड़े हुए लोग थे भाग जाते हैं दूर, उससे बात करना छोड़ देते हैं। अब वो हैरान होती है ये क्या हुआ, मेरे को तो श्रीमाता ने कहा बेटा सत बोलना चाहिए, मैंने सत बोल दिया, और ये क्या हुआ है तो मेरे से बात करनी छोड़ दी। तो समझ में आया जानने से नुकसान कितना है। हमने दूसरे का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया, और फिर हम में से कुछ लोग खुसर फुसर करते हुए 100 लोगों को और बता देंगे उसके बारे में। दूर रहना, अपने पतियों को बचा के रखना इससे, ये तो वेश्या है, ऐसे खुसर फुसर और शुरू हो जाएगी। कड़वी बातें बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्यों जसलीन, गलत बोला मैंने? बहुत सही बोला। हमारा एक प्री कंडीशन नोशन हो जाता है उस व्यक्ति को लेके। हाँ, जबकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी, अब उसका जीवन चल रहा है, उसे समझ में आ गया कि ये जो है मुझे छोड़ना था। अब वो अपना कपड़े सिल सिल के अपना गुजारा कर रही है, पर उसका पास्ट तो वेश्या वाला है, और आप उसका आंकलन तो पास्ट के आधार पर ही करे जा रहे हो। जो आंकलन कर रहे हैं सहजी, वर्तमान में मिले हैं उससे, उससे मिले तो वर्तमान में, लेकिन उसका आंकलन उसके पास्ट के आधार पर हो रहा है। तो सोचो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि सहजियों की भी ग्रोथ नहीं है, और उसके लिए भी एक बुरा वातावरण हमने तैयार कर दिया। वो जिस भाव में, जिस प्रेम से श्रीमाता के चरणों में आई थी, और सहजी ये भूल गए कि इसको सहज में लाने वाली स्वयं श्रीमाता जी हैं, ये याद नहीं रहा उन्हें, लेकिन अपनी छोटी सोच में इन्वॉल्व हो गए वो। तो बताने से और जानने से ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया। और दूसरी बात क्या है कि हम सब लोग जो माँ के चरणों में आए हैं, यदि अपने अपने अंदर झांक के देखेंगे, भले ही किसी को ना बताया हो हमने किसी को अपने जीवन के बारे में, झांक के देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन बड़े कठिनाइयों वाला रहा है। बहुत पीड़ाओं से गुजर के हम लोग आज की तारीख में यहाँ आए हैं, और पता नहीं क्या क्या करके आए हैं अपने अपने जीवन में, कैसे कैसे अपने आप को हमने बना के रखा। अब सारी गाथा अगर किसी को बता दोगे, और सामने वाले की समझ इतनी है नहीं, चाहे भले ही सहजी हो, उसकी चेतना इतनी विकसित है नहीं कि हमारी उन बारीकियों को भी समझ सके जिस कठिन जीवन से हम गुजर के आए, तो क्या होगा, गलत धारणाएं तैयार हो गई। सुनने वालों ने हमारे बारे में गलत धारणाएं बनाई, और जब उन्होंने प्रतिक्रिया करी, उनकी प्रतिक्रिया पर हमने उनके बारे में गलत धारणाएं बना ली। तो बड़े प्रेम से मिलने वाले सहजी एक दूसरे से ऐसे हो गए धारणाओं के कारण।
और हुआ किस लिए है कि हम जानना चाहते थे किसी के जीवन के बारे में। है ना, सीरियस है ना मैटर ये। बहुत सीरियस। और पूरा जो ध्यान की स्थिति की पूरी निम्न स्तर पे चली आएगी, चेतना ही पूरी गिर जाती है। खत्म हो गया मामला सारा। अब पता लगा आज्ञा चक्र पे बैठे हुए हैं, शस्त्रार की बात करने वाले लोग आज्ञा चक्र में आ गए और चर्चाएं उसी व्यक्ति की चल रही हैं। और वो बेचारा भी परेशान होकर सोच रहा है ये क्या हो गया, मैंने तो बड़े प्रेम भाव में अपने जीवन के बारे में बताया। दूसरी एक पहलू इस चीज का, अब श्रीमाताई ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है, ऐसा नेटवर्क बनाया श्रीमाताई ने कि एक दूसरे के यंत्र को एक दूसरे के यंत्र के जरिए कुछ ना कुछ देना है। समझ रहे हो? और जब वो आपस में एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं तो उसके कारण एक ही है कि एक दूसरे से एक दूसरे को कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखी है श्रीमाताई ने आदान प्रदान की। जैसे प्राचीन काल में जब करेंसी नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम था, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है वो जानते हैं इस बात को, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। तो उसमें क्या था, मेरे पर गेहूं है, मेरे पास, किसी के पास बाजरा है, किसी के पास तिलहन है, किसी के पास मूंगफली है, तो आपस में सारे थोड़ी थोड़ी चीज बांट के बराबर कर लेते थे। वहां रेट नहीं थे कि 2 रुपए किलो है कि 5 रुपए किलो है, यानी कि वस्तुएं एक ही नजरिए से देखी जाती थी। 1 किलो गेहूं तो उसके बदले में 1 किलो बाजरा, या कोई बहुत बहुत बड़ी जो बहुत कम पैदावार वाली चीज है तो उसका ऐसा भी कर लेते थे कि 2 किलो गेहूं और 1 किलो ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो शिवाताई ने इतना खूबसूरत बार्टर सिस्टम बनाया है, हमारे एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिससे हमारी चेतनाएं आपस में वस्तु विनिमय मतलब एक्सचेंज करती हैं, ऊर्जा का एक्सचेंज करती हैं, नो हाउ का एक्सचेंज करती हैं, और संवेदनाओं का एक्सचेंज करती हैं, प्रेम का एक्सचेंज करती हैं, वात्सल्य का एक्सचेंज करती हैं। ये सारा एक्सचेंज होता है हमारा आपस में, जाने अनजाने में। और किसी से किसी को कुछ ना कुछ मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। और वो सारी सोल्स के हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है कि किस सोल को क्या किससे मिलेगा। फिर दोबारा ध्यान देना मेरी बात पे, किस सोल को किससे क्या मिलेगा, ये व्यवस्था परमेश्वरी ने कर रखी है। उसी के हिसाब से वो आपस में एक दूसरे से मिलवाती है। इस तरीके से उनका नेटवर्क पूरे विश्व में चल रहा है और बढ़ रहा है। और हम छोटी सोच लेके बैठ जाएं, अरे भाई ये उसके साथ क्यों बात कर रहा है, ये क्यों उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसके साथ क्यों बैठा है या बैठी है, या क्यों जा रहा है या जा रही है। तो ये कहानी क्या हो गई है, कहीं ना कहीं हम एंटी परमेश्वरी हो गए हैं। एंटी नेचर नहीं, एंटी गॉड होते जा रहे हैं। या हम कहें एंटी श्री माता जी, क्योंकि उन्होंने ही व्यवस्था की है इंटरेक्शन की, और हमने अपना दिमाग घुसेड़ दिया, अपनी नाक घुसा दी इसमें। अब हम अपनी तरफ से चर्चाएं करनी शुरू कर दी हमने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी कारण से। अब किसी को बाहर से मालूम नहीं कि भैया ये इंटरेक्शन का जरिया किस तरीके से घटित हो रहा है, लेकिन हम अपनी सीमित सोच के कारण हम ये बातचीत शुरू कर देते हैं, या उसको हम गिराना शुरू कर देंगे। हम नीचे नजर में गिराएंगे, उसके बारे में चर्चाएं फैलाएंगे। और सेंटर्स, इसकी जो सेंटर्स हैं उनमें यही सब होता है। ज्यादातर सेंटर्स में यही चलता है, व्यक्ति विशेष की बातें आपस में घूमती रहती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। सब जगह यही है, मैं तो बहुत सारी जगह गया हूं। सेंटर जो सेंटर्स का पर्पस था श्रीमाता जी ने जो बताया था, वो तो एक साइड हो गया, कहानी दूसरी चलनी शुरू हो गई। या तो वहां राज चल रहा होगा किसी का, या फिर ये वाली गॉसिप चल रही होगी इसके उसके बारे में। क्यों बहन, मिनी बहन गलत तो नहीं कह रहा? आप म्यूट तो है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन मेरी बात तो पहुंचा ही रही है ना, इशारों में सहमति दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आखिर सेंटर का पर्पस क्या था,
और सेंटर बन क्या गए? गॉसिप सेंटर, डिफेमिंग सेंटर, कि कहीं डिफेम करना हो किसी को, सेंटर में पहुंचा दो बात, जबरदस्ती डिफेम करना शुरू हो जाएगा, वहां पे बातचीत करेंगे लोग। तो कहने का मतलब यह है कि वो सब किस लिए हुआ? फिर मैं वही मूल चीज पे आऊंगा, किसी के व्यक्ति के बारे में जानने से ऐसा हुआ। किसी व्यक्तिगत स्तर पे किसी के बारे में जानने की जो जिज्ञासा थी, हमने क्या हाल कर लिया? सेंटर वाली सामूहिकता का क्या हाल हो गया? हमारी अपनी खुद के अंदर की आज्ञा चक्र की क्या स्थिति हो गई कि हम सहस्त्रार और हृदय का आनंद लेने वाले आज्ञा चक्र में घुस गए, और आज्ञा चक्र की चिट चैट में हमारी चेतना उलझ गई है। चिट चैट, ये दो आज्ञा ना आपस में बातचीत करते रहते हैं ये, और हमारी चेतना इसमें उलझ जाती है। ये जो है ना, ये हमारे राइट साइड वाला, ये सुर्रा छोड़ता है और लेफ्ट वाला इसे लपक लेता है, और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। ये सचिन तेंदुलकर है जो राइट साइड में, इसने एक बॉल घुमाई, बल्ला घुमाया, और एक लेफ्ट वाला शुरू हो गया लपकने के लिए इसे, यानी कि राइट आज्ञा कैच पकड़ रहा है, और लेफ्ट वाला जो हमारा लेफ्ट आज्ञा वाला है जिसने बल्ला घुमाया है, ये गेंद उछाल रहा है। और मानव की चेतना बेचारे की बस इसी में उलझी हुई है कि बल्ले को देखे कि गेंद को देखे। चिट चैट शुरू हो गई, आपस में बटर पटर 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 अंदर चल रही है, और मानव की चेतना बेचारी पीड़ित हो रही है, इन दोनों की बातचीत में परेशान हो गई है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है ना? मजा आ रहा है ना समझने में इस बात को? बहुत। तो ये दोनों चटर बॉक्स है ना हमारे, दोनों लेफ्ट और राइट आ गया, चटर बॉक्स है, यहाँ कुछ ना कुछ चटपट चटपट चलता रहता है। इसको अवॉइड करना पड़ता है ध्यान की गहनता में जाने के लिए, और इसको मसाला हम ही देते हैं, सारा फ्यूल हम ही दे रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि हमें बड़ा रस आ रहा है किसी के बारे में जानने में। किसी का सीक्रेट पता लग जाए जिंदगी का, बस एक गॉसिप का टॉपिक मिल जाएगा हमें। आजकल हाल देखो समाज में, और इसके लिए बड़ी अच्छी, अब ये तो हमारे सेंटर्स की बात थी, एक और समाज में सेंटर तैयार हो गए जगह जगह, उनका नाम है किट्टी सेंटर। वहां पे जाके देख लो क्या हाल हो रखा है, वहां पे कौन सी बातें चलती हैं। किट्टी सेंटर्स हैं, और वहां यही पटर 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 चलती रहेगी। जो जो महिला एब्सेंट होगी उसी के बारे में बुराई चल रही होगी, और अगली बार वो आएगी तो कोई तीसरी एब्सेंट होगी तो उसके बारे में बुराई चल रही होगी। मुस्कान को बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। तो ये सेंटर्स, किट्टी सेंटर्स का भी यही काम है, इसकी उसकी इसकी उसकी इसकी उसकी। और जब इस किट्टी सेंटर से उठ के कुछ सहजी बन के आ गए, तो उन्होंने प्रवृत्ति चेंज नहीं करी अपनी, सहज के सेंटर में गया, आगे भी वही किट्टी वाला चिट चैट चल रहा है ना? तो बात कहां से चली थी? किसी के बारे में जानना। बात कहां से चली थी कि हम जो हैं वही बाहर निकालें। बात कहां से चली थी कि हम सत्य बोलें। तो मूल में क्या आ गया? यदि हम किसी मानव के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे, तो सारे बवाल हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, निचोड़ या निकलता है। और ना ही उसे मजबूर हो गया तो झूठ बोलना पड़े या चुप रहना पड़े। भाई किसी के पीछे कोई पड़ गया तो क्या करेगा? दो ही रिएक्शन होंगे, या तो वो चुप हो जाएगा या वो झूठ बोलेगा, तीसरा तो कोई काम नहीं होने का, है नहीं? और इतना साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं कि विनम्रता से कहें प्राइवेट बात न करने का सहज में, ये साहस कम होता है। शर्म शर्म में फिर सोचने लगते हैं यार गोली दे दो, गोली दे दो ज्यादा अच्छा है, तो वो और एक समस्या खड़ी होती है। तो देखा कहां से कहां तक हमारी जो प्रोग्रेस है, कितनी मुसीबत में हमारी प्रोग्रेस आ जाती है, और हम सोचते हैं हम उत्थान कर रहे हैं, और कितनी बुरी तरह ट्रैप हुए होते हैं। और इन चीजों का, इन आदतों का इफेक्ट कई कई सालों तक हमारे अंदर रहता है और हमें परेशान करता है, क्योंकि इतने डर है ना। मान लीजिए झूठ बोला,
तो हमारे अंदर एक डर समा गया, झूठ बोलते ही एक डर हमारे अंदर सेव हो गया। फिर हमने अगले दिन फिर झूठ बोला, एक और डर सेव हो गया। फिर हमने आदत ही कर ली भाई 4 घंटे में हमने 40 झूठ बोल ही दिए। तो सारे झूठ एक डर आपके अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। डर स्टोर होते जा रहे हैं आपके अंदर। वो डर कहाँ स्टोर होते हैं? बताओ कहाँ होते हैं डर स्टोर? हृदय में। कोई बताएगा? हाँ, हृदय। एग्जैक्टली। अब इतने सारे डर हमारे हृदय में बैठे हैं, ये सारे डर हमारे अंदर नकारात्मक इमोशन उत्पन्न कर रहे हैं, निगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, निगेटिव इमोशंस। और हमारा हृदय निगेटिव इमोशन से आच्छादित हो गया है, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से आच्छादित है। अब सहजी कहते हैं हमारा तो हृदय ही नहीं खुल रहा। कैसे खुलेगा? कहां से खुलेगा? डर का अंबार लगा रखा है हृदय में। ये वाला पता ना लग जाए, वो वाली चीज पता ना लग जाए, वो वाली चीज पता ना लग जाए, ये ना खुल जाए। कितनी मुसीबत खड़ी हो गई मात्र इस बात से कि हमने धड़ल्ले से गोलियां दी। अब वो गोलियां सारी हमारे ऊपर आके पड़ गई। गोली यूं गई सीधी और वापस घूम के हमारे ऊपर। हमने मारी गोली और घूम के फिर हमारे ऊपर ही आ रही है गोली सारी। और डर आ गया हमारे अंदर, तो हमारा हृदय नहीं खुलता, हृदय में वाइब्रेशन नहीं आते। अब भी कितने सारे लोग मेरे को फोन करके कहते हैं भैया सहस्त्रार पे बहुत अच्छे वाइब्रेशन है पर हृदय में तो कुछ नहीं हो रहा। फिर मेरा उनसे नेक्स्ट प्रश्न होता है, कौन कौन से इमोशन के झूले में झूल रहे हो बता दो, उसका रास्ता बता दूंगा बाहर निकालने का। तो फिर वो धीरे धीरे हिम्मत आती है, अपने इमोशन बताने शुरू करते हैं। अभी अभी एक साहब थे हमारे कुछ दिन पहले, बहुत उन्होंने आर्गुमेंट किया मेरे से। बड़े ज्ञानी साहब थे वो, उनकी सारी चीजें उन्हें कंठस्थ थी, शिमाद्री के लेक्चर रटे हुए थे और कई किताबें पढ़ के आए हुए थे। बात करते ही उन्होंने उगल दी बहुत सारा ज्ञान अपना, और मैं सुनता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है? भैया मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया इतना ज्ञान होते हुए डर क्यों लग रहा है आपको? भरा हुआ तो इतना सारा आपके अंदर। तो उन्हें फिर समझ में आया कि वो जो ज्ञान था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उनके अंदर, घटित नहीं हुआ, स्टोर में पड़ा हुआ था। और छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करने को तैयार कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। मैंने एक ऐसी उदाहरण दे दिया, ऐसे ऐसे शिमाते, हाँ नहीं शिमाते ने ऐसे नहीं ऐसे कहा है, ऐसे नहीं ऐसे कहा है। मैं सुनता रहा। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके अंदर क्या घटित हुआ मुझे तो वो बताओ, अनुभूति क्या है आपको? वहां पे डब्बा गोल हो गया उनका, अनुभूति तो कुछ है नहीं, हृदय खुला हुआ ही नहीं है। दहशत के मारे जीना मुश्किल हो रखा है, सुबह शाम तक टेंशन में रहते हैं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे रोगी हो। तो भाई क्या पाया हमने इतने सारे ज्ञान का जो हमारे अंदर भरा हुआ था? वो ज्ञान का क्या हुआ? कारण वो जो गोलियां दी थी, गप इधर उधर बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया, सब हमारे अंदर डर बन के हमारे छाती पे मूंग दल रही हैं वो सारी गोलियां। जितने प्रकार के झूठ बोले सब हमारे अंदर छाती में मूंग दल रहे हैं हमारा, और हृदय चक्र को जाम कर दिया है। अब उपचार क्या होता है? भैया एनर्जी का इनपुट बढ़ाओ सेंट्रल हार्ट में। अब हो नहीं रहा है। सांस रोको, सांस में शक्ति है, प्राण में ऊर्जा है ईश्वर की। 25-30 सेकंड रुकेगा हृदय में, ऊर्जा देगा तो थोड़ा सा जो है कचरा बाहर निकालेगा, थोड़ा डर कम होगा, चलेगा। फिर जब वो चक्र धीरे धीरे चलेगा तो अपनी शक्ति बनाएगा, धीरे धीरे सामान्य होगा। अब जाके समझ में आएगा झूठ नहीं बोलने का बड़ा बुरा हाल होता है। बड़ी देर में समझ में आती बात ये, जब दहशत के मारे दम निकलने को तैयार हो जाता है और रास्ता नहीं मिल रहा होता इस दहशत से बाहर कैसे निकले। फिर दूसरा समझ में आता है जैसा होने का वैसे ही बोलने का, ऊपर से प्रभावित करने के लिए किसी को कुछ नहीं बोलने का। फिर समझ में आती बात ये। अब हमारे कुछ सहजी जानते हैं कि हमारे 1-2 महान सहजियों का दुर्दशा चल रही है बहुत बुरी, इसी कारण से जो उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था, है ना? कुछ लोग जानते हैं ना, बहुत बुरी दशा में जी रहे हैं वो लोग। तो ये कारण यही था कि वो दहशत ने उनको अंदर से खोखला कर दिया। अब दहशत किस लिए थी?
इसको ये कह दिया, इसको वो कह दिया, इसके बारे में जान लूं, उसके बारे में जान लूं, बस पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी। तो मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारी बातें मुझे बोलनी पड़ी आज, और हमारे जो बहुत सारे YouTube पे देखने वाले लोग हैं, आप सब लोग इन बातों पे गहनता से चिंतन जरूर करना। यदि आपको वास्तव में अपने अंदर से निश्चिंतता को जगाना है, आत्मविश्वास को प्रखर करना है। आत्मविश्वास सूर्य के तेज की तरह होना चाहिए, प्रखर, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रखर होता है, तीव्र होता है, और सारे के सारे बैक्टीरिया को जला के नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो सूर्य होना चाहिए, सत्य का सूर्य उदय होना चाहिए, आत्मविश्वास का सूर्य उदय होना चाहिए, निश्चित रूप से, जो भय की एक किरच भी ना आ जाए। और दूसरी चीज, आप अगर ऐसा कुछ काम करने चाहते हैं कि आप बिल्कुल शक्तिशाली बने, तो अपने आप को स्वीकार करें, जैसे हम हैं वैसे ही एज इट इज अपने को स्वीकार करें, और अंदर से, ये नहीं कि अपना ढोल पीट दो, उसकी जरूरत नहीं है। अपने आप को स्वीकार करो, ये मेरी ये वाली चीज ऐसी है, ये वाली चीज ऐसी है, ये वाली चीज ऐसे है, और उसके बाद प्रयास करें कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके अंदर आप स्थित होने चाहिए, उसमें आप स्थित हो। ये ना हो कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सबके लिए था, क्योंकि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट नहीं है, लेकिन उसकी 10 मंजिला इमारत है, हम सीढ़ी एक एक करके चढ़ते हैं, तो हर एक मंजिल का एक वातावरण अलग होता है, और हर एक मंजिल पे दृश्य अलग होता है। तो समझ लीजिए जो हमारी यात्रा है, ये सीढ़ियां चढ़ने के समान है, और हर चढ़ने के बाद में उस स्टेज को हमें अपने अंदर उतारना है, या समझना है, या उसके अनुरूप होना है। तो माध्यम बनने के लिए, एक अच्छे माध्यम के लिए, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, हमने कहा भाई हमें माध्यम नहीं बनना, हमें तो सत्य को पाना है। तो सत्य को पाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि जब हम अपने सत्य में स्थित नहीं है तो हम उस वास्तविक सत्य को पा ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने सत्य में स्वयं तो स्थित होने चाहिए ना। ठीक है, हम अपनी बातों को सारी दुनिया में नहीं ढिंडोरा पीट सकते, लेकिन कम से कम जो कंसर्न है, जिनके साथ हम बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं, उनके सामने तो हमारी बातें परिलक्षित होनी चाहिए ना, कि ये बंदा जो कह रहा है उसमें है, तब भी काम चल जाएगा। सारी दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं। जित सत्य का संबंध हमारे उन लोगों से होता है जो हमारे बहुत नजदीक है, या जो इस लेवल पे कंसर्न है। जैसे एक बच्चा है, हमारा एक बच्चा है, तो बच्चे के स्तर तक का जो चीज हमें बतानी है वो उसे बतानी है, स्तर तक की। ये नहीं कि हम बुढ़े वाली चीज बच्चे को बता दें, नीड नहीं है उसकी। कोई हमारा बहुत गहरा मित्र है, तो मित्र तक का जो लेवल तक का चीज है उसे हमें एज इट इज बतानी है, जो हमारे अंदर है। इसका सत्य का संबंध ये होता है, ढिंडोरा पीटने का नहीं होता कि मैं बहुत सच्चा बोलता हूं, इसकी नीड नहीं होती है। जो कंसर्न है और जिस स्तर तक कंसर्न है, और सारे लोग अलग अलग स्तर तक कंसर्न होते हैं, तो उसी लेवल के स्तर तक हमारा सत्य उनके सामने दिखना चाहिए। और मेडिटेशन से जुड़ा हुआ सत्य तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते ही हैं कि हमें क्या आना चाहिए अंदर से, जो है वो चीज बतानी चाहिए। क्यों? अब आप सब सुन रहे होंगे बहुत सारी बातें, क्या जो बातें बोली हैं मैंने, अब मैं अपने ऊपर ही तो लागू करूं ना। पहले मैंने आपको बता तो दी सारी बातें, क्या मेरे पे भी लागू होती हैं बातें? ये आप बताओ कि मेरी बातें मेरे पे लागू होती हैं या नहीं, जो मैं बोल रहा हूं। मेरे पीछे भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, SMS भी कर सकते हो, सीक्रेटली बताना हो और ओपनली बताना हो तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
भाई मैं कहूँ, लोग कहेंगे भाई बड़े लेक्चर दे रहा है, तो खुद में है क्या? खुद में तो है या नहीं? टेक्निकल पॉइंट मैंने बताया, कंसर्न चीजें होनी चाहिए, जिसका जिससे कंसर्न है उस लेवल तक की चीजें। अब मैं आप लोगों से इस लेवल पे कंसर्न हूं, तो क्या ये जो मैं बोलता हूं मेरे अंदर नजर आती हैं आपको ये चीजें, या मैच नहीं कर रही? ओपनली बोलो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। नहीं भैया, आती है, इतने सालों से जान रहे हो। अभी तक जो भी आप बोलते हो ना, लगता है मुझे, तो बता रही हूँ ना, कभी कभी तो कुछ सुनती हूँ तो आप ही याद आते हो। कोई भी ऐसी बातें जो आप बोलो ना, तो पूरा आप ही को भी दिखता है, वो झलकता है। हम लोगों ने तो रहा है ना, 10 साल शायद ऊपर ही हो गया, मैं कह सकती हूँ कि मैंने तो देखा है, मैंने जाना है। मतलब जो बोला है उसमें दिखाई दिया हूं, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे जिस लेवल पे कंसर्न हूं। आप सब में बहुत सारे लोग अलग अलग स्तर पे कनेक्टेड है मेरे से, अलग अलग लेवल पे। तो आप सब जानते हैं कि जितना आप सबके साथ कनेक्टेड हो उतना दिखाई देता है, या उसमें बोलने में अतिशयोक्ति है और एक्चुअल में है नहीं, या आप जान सकते हो इस बात को? सिंक्रोनाइजेशन है, वाणी में, आचरण में, स्पीच में, थॉट्स में, सब एक है। इससे बेनिफिट क्या होता है आप लोगों को? टच करता है हार्ट को और प्रेरित करता है कि सच्चा जीवन जी सकते हैं और ऐसे रह सकते हैं। अभी कोई दिक्कत अभी नहीं अगर आती ऐसे रहने में? बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है अंदर से कि कितना अच्छे से आपने वो चीज, क्लोजनेस भी मेंटेन की और डिस्टेंस भी। अभी यस। अगर अब मैं तुरंत की बहुत बात करूं, ब्यूटीफुल है तुरंत। आपके साथ जो बॉन्ड है कि अभी 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 जसलीन ने क्या बात बोली, एक बहुत सुंदर बात बोली, ये आप सबको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कि नजदीक भी है और दूर भी है। इसका मतलब क्या है समझने के लिए, कि बेकार की चीजों में कोई जरूरत नहीं जुड़ने की, वहां पे तो दूरी भली। कि व्यक्तिगत जीवन में दूरी रखो, और जो आंतरिक जीवन है हमारा सोल लेवल पे, उसमें सामूहिक रहो, उसके साथ कलेक्टिव रहो। क्योंकि हम सब अलग अलग परिवेश से उठकर आए हुए हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आगे चल के आ रहे हैं हम। किसी दो जनों की परिस्थितियां एक सी होनी मुश्किल है, हो नहीं सकती। दो जनों की जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं हो सकती। जैसे थंबप्रिंट अलग अलग होते हैं ना अंगूठे के, सबके अलग हैं, ऐसी हम सबके जीवन अलग है काफी हद तक। कुछ बेसिक ट्रेड्स एक से हैं, लेकिन जीवन अलग है। और जीवन के कारण हमारा परिवेश भी अलग है, हमारा जीवन जीने की शैली भी अलग है। अब उस अलग शैली को हम अपनी निगाह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जैसे मुस्कान ऑस्ट्रेलिया रहती है, उसकी जीवन शैली और हम यहाँ जो रहते हैं, मान लीजिए मैं मेरठ रहता हूँ, मेरे जीवन की जीवन शैली में और मुस्कान की जीवन शैली में बहुत भारी अंतर होगा। और मैं उसके आधार पे अब इसकी कोई बुराई निकाल लूं, या इसकी बहुत चीज अच्छी निकाल लूं और सोचूं मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, दोनों ही कंडीशन में मेरा नुकसान है। क्योंकि मेरे हालात यहाँ के ऐसे नहीं है जो मुस्कान की तरह मैं जी सकूं। और मुस्कान जिस तरीके से जी रही है अपने हालात के अनुसार, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जीवन शैलियों का अंतर है। तो जब हमारी ये चीज समझ में आ जाती है कि हम अलग अलग जीवन शैली के साथ चलने वाले हैं, तो भाई गॉसिप की और बातचीत की गुंजाइश कहाँ रह गई इसमें? यही अंडरस्टैंड करने की बात है। दूसरा, एक्सपोजर कितना मिला है संसार का? किसी को एक्सपोजर मिला ही नहीं होता, वो कुएं के मेंढक जैसे होते हैं, घर घर में ही रहते हैं। और कुछ लोग इतना एक्सपोजर हो चुका होता है, वो कहते हैं बस हो गया, अब हमारा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का, हम तो बस घर में ही ठीक है। और जो घर के अंदर बैठा है वो सोचता है मुझे सारी दुनिया देखनी है। और घर में बैठा हुआ इंसान उसको कंपैरिजन करके उसकी बुराई निकल रहा है जिसने दुनिया देखी हुई है ना? कितनी अजीब सी पागलपने की बात। लेकिन हम ऐसा भी करते हैं, रूटीन लाइफ में हम कर देते हैं, अच्छा वो तो ऐसे। भाई कितना जानते हो ना? जानते कुछ नहीं, पर ऐसा ठीक नहीं है। किस आधार पे कह दिया? अपने से।
हाँ जसलीन, आप सबसे आज बहुत सारी बातें हो गई। थक गए हो तो बता दो, बंद कर दूंगा। थक तो नहीं गए सुन के? हमारे YouTube वाले सहजी जो देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, ध्यान कब होगा, ध्यान कब होगा, ध्यान कब होगा। कर रहे हैं इंतजार। है किसको प्रतीक्षा है ध्यान की? हाँ, किसको प्रतीक्षा है ध्यान का? आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? ये मिनी दीदी। है? हाँ जी। मैं कैसे करूं? मैं कि ये भी ध्यान ही है। अच्छा, ध्यान हम करते क्यों हैं? क्या मिलता है हमें ध्यान से? मैं बताऊं? मुस्कान का एक प्रश्न है, मुस्कान की आवाज नहीं आ रही है। जसलीन, मुस्कान का प्रश्न पढ़ देना। मैं पढ़ देती हूँ। मुस्कान लिख दो, मेरी तुम्हारी आवाज आवाज नहीं आ रही। शायद नहीं आ रही है। एक प्रश्न है, हमको फिट इन करने की अर्ज क्यों होती है? फिट इन। तुम ऑडिबल हो मुस्कान, थोड़ा बोलो। जय श्री बहुत माता जी। सुंदर। जय श्री माता दी मुस्कान। अरे हाँ, आ हाँ गई। जी, आपने जो जो चीजें आज बात की ये सब चल रहा था। जैसे मेरे को, हाँ जी, मेरे इस हफ्ते इसी पे ही कंटेम्पलेशन चल रही थी और यही सारी बातें आप बोल रहे हो तो भी मुझे चलो दूसरे रूप में बात करने दो। यूट्यूब वालों सुन लो। अब समझ में आया क्यों बोल रहा था मैं ये? मुस्कान ने जवाब दिया इस बात का। हाँ, आगे बोलो। तो मुझे ये समझ में आया, मुझे एक क्वेश्चन कल इसी हफ्ते चल रहा था कि जब पहली बात तो ये होती है, हम अपने आप को, आपकी एक अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई थी, वो बिल्कुल ऐसे दिल में बैठ गई थी, जिसमें आपने ये चीज बोला था कि अपने आप को स्वीकार करो और जैसे हो वैसे दिखो। फिर इस पे चिंतन चलना शुरू हो गया कि क्यों हम कई बार ग्रुप में ऐसा बनने की कोशिश करते हैं फिट इन करने के लिए, जबकि हम वो नहीं हैं। ऐसा क्या चीज है जो हमें लालसा पैदा करती है कि हम भी उन जैसे हो जाए, जबकि हम वो नहीं हैं। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये चीज हुआ कि शायद अकेले रहने से, अकेले रह जाएं इस चीज के डर से हम उस ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं। फिर एक और चीज समझ में आई। मेरे को ये समझ में आया कि चलो वैसे तो अगर ग्रुप नहीं है, अगर मैं कहूँ कि अकेले रहना है, वो डर हट गया मेरा पर्सनली, कि अगर रहना है तो ठीक है, हो सकता है। पर एकदम से कोई 2-3 लोग आ जाएं, जैसे मेरी पिछली वाली जो मैं जिनके साथ थी, मेरी रूम में जो थे, वो अपना था, वो सहज से जुड़े हुए थे। तो जब वो और दूसरे सहजी साथ में आए और वो लोग इकट्ठे जाते थे, तो मुझे लेफ्ट आउट महसूस हो रहा था, जबकि मुझे ये भी पता था कि मुझ में अर्ज नहीं है कि मैं जाके या मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे बड़ा मजा आएगा। पर वो जब इकट्ठे जा रहे हैं तब मुझे लग रहा था यार मैं अकेली रह रही हूँ, मतलब मैं अकेली छूट रही हूँ। फिर आया कि शायद 2 लोग आ जाएं, वो इकट्ठ हो जाए, फिर आपको अकेला महसूस कर होना शुरू हो जाता है, जबकि मैं अकेले रहने से डर नहीं रही, फिर भी ये चीज आ रही थी। तो क्यों फिट इन होना है मुझको, या क्यों हमें ये अर्ज आती है? इसके पीछे रीजन आपके अंदर ही छुपा है। फियर। फियर किस चीज का है? कि मैं ट्रेंड से आउट ना हो जाऊं। ये बिल्कुल ऐसा ही है मुस्कान, जैसे फैशन कॉन्शियस जो लोग होते हैं, वो फैशन कॉन्शियस क्यों होते हैं? यही आंसर है इसका, कि जो ट्रेंड है उससे आउटडेटेड ना कहलावे। अब जैसे शादियों में है, अब विवाह होते हैं, जैसे पिछली बार ही बात हुई कि मैं हर बार एक नई साड़ी या नए ड्रेस ही पहननी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी का एक ट्रेंड बन चुका है। अगर कोई वेल ऑफ फैमिली से है, घर में कोई दिक्कत नहीं है आर्थिक रूप से, तो 99.9% ये होगा कि घर की शादी अगर हुई तो सबकी नई ड्रेस बनेगी, बच्चों से लेके बड़ों तक की। राइट?
बिकॉज ऑफ द फैशन, लेटेस्ट फैशन, उस दौर का फैशन जो चल रहा होगा उसके मुताबिक हमें कपड़े बनवाने हैं। और फैशन किस लिए हमें वैसे ही फॉलो करना है कि हम आउटडेटेड ना कहलाएं या ऑड मैन आउट ना हो। यार ये क्या, पता लगा 30 साल पुरानी कपड़े पहन लिए। जैसे मेरे जैसा पागल तो यही करता है। 91 में मैंने सूट बनवाए थे 2, आज भी पहनता हूं मैं शादियों में। 91 के सूट है। मुझे फॉर्मल ड्रेस का वैसे भी कोई शौक नहीं, लेकिन फिर भी है शादियों में। और जो मुझे देखते आ रहे हैं, घर में कई शादियां हो गई, हर बार वही सूट पहने हुए लूंगा मैं। इसलिए नहीं कि मैं कंजूस हूं कि मैं बनवा नहीं सकता, लेकिन इसलिए कि भाई मुझे मुझे जरूरत समझ में नहीं आती कि मैं क्यों नए क्यों सूट बनवाऊं। क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं है कि वो सूट इतने पुराने, 91 का मतलब कौन सा ईयर चल रहा है। 9 साल वो और 22 साल ये, कितने साल पुराने हो गए? 31 साल पुराने सूट हो गए। 31 ईयर्स ओल्ड। मुस्कान की तो एज भी नहीं होगी जितने पुराने मैं सूट पहनता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं इतना पुराना सूट क्यों पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेंड से आउट होने का डर नहीं है। और इसमें अब तुम्हारा आंसर आ जाता है, जो मैं हूं सो हूं, खत्म। मुझे कौन सा किसी जैसा दिखना है किसी को। और किसी जैसे दिखने के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं। और अगर हम आर्थिक रूप से देखें, हम इतने खर्चे बढ़ा लेते हैं और फिर हम टेंशन में आते हैं, अरे बाप रे जी। और हस्बैंड कह रहे होंगे वाइफ से, या वाइफ कह रही होगी हस्बैंड से, अरे आपने तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए एक ही शादी के अंदर, आगे का बजट खराब कर दिया। ऐसी कई बार बातें होती है घर में। वो किस चक्कर में किया हमने सर मुसीबत? ट्रेंड में फिट होना था, ट्रेंड में फिट होना था, फिट इन होना था, फिट आउट नहीं होना था। समझ में आई मुस्कान? थोड़ी। कितनी मुसीबत पाल रखी हमने इतनी अपनी जिंदगी में। कितना बवाल हो जाता है कि एक शादी होती है, एक खौफ आ जाता है, अरे बाप रे सारे कपड़े बनवाने पड़ेंगे अब। और जो ऐसे परिवार है जिनकी आय मीडियोकर टाइप की है, मतलब मध्य वर्गीय स्थिति में, उनके लिए तो वास्तव में टेंशन होती है यार, इतना खर्चा। अब कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनके रिश्तेदार बहुत अमीर होते हैं और खुद वो बहुत अमीर नहीं होते, उनके लिए दिक्कत होती है हर बार, भाई इतना खर्चा कैसे करें, बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे वो अपने आप को डिस्कार्डेड फील करते हैं, या आउटडेटेड फील करेंगे, या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे ऐसे, अरे भाई हम तो नया नहीं बनवा पाए। और जो महान लोग हैं वो टोक भी दे देंगे, अच्छा नई साड़ी नहीं पहनी, ये तो वही थी ना, उस वाली शादी में पहनी थी। वो कह भी देते हैं, मुंह पे ही कह देते हैं सबके 4 लोगों के सामने। वो 4 लोगों का भी खौफ है, भाई 4 लोग क्या कहेंगे, पुराना कपड़ा पहन रखा है शादी में। तो ऐसी वाली चीजों से हम फिट इन होना चाहते हैं उसके लिए। और ये सारी फिट इन होने वाली बीमारी कहाँ की आती है? आज्ञा चक्र से आ रही है, वही चिट सेट से आ रही है, स्टॉक से आ रही है। हमारे अंदर जो स्टोर है उसमें सारी मेमोरी है, कौन सा कपड़ा कौन सी शादी में पहना था, उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त कौन सा फैशन था, अब कौन सा फैशन है। और आपको ताज्जुब होगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े प्रेम से कपड़े तो खरीद लाए और वो पहने ही नहीं कभी, और वो इतने में फैशन चला गया। अब पता लगा वो वार्डरोब का शान बढ़ा रही है, कभी कभी वो गिफ्ट कर देते हैं, लो भी ले जाओ, पहनी भी नहीं है कपड़े। ऐसा भी बहुत हुआ है। अब इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हम फिट इन वाली बीमारी से ग्रसित हो गए, और वो बीमारी हमारे आज्ञा चक्र की है मुस्कान, एक्चुअल बीमारी तो है नहीं। क्यों? अब आप ट्रुथ पे चल रहे हो, ट्रुथ पे चलने के बावजूद भी आपके अंदर ये सब चीजें हैं, तो इसका मतलब ट्रुथ पे चल नहीं रहे हैं हम। हमने टैग लगा रखा है कि हम ट्रुथ पे चल रहे हैं। वो बात अलग है कि आपका मूड होता है, आप मजे से जीवन जीते हो, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्ती से जीवन जीते हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। पर आप सामान इसलिए खरीद रहे हो कि वो ट्रेंड है, दैट इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर आज्ञा, एंड यू आर नॉट कनेक्टेड विद द ट्रुथ। फैक्ट है, एकदम क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे अंदर ये फियर है कि यार ट्रेंड से आउट हो जाएंगे हम अगर ये कपड़े पहन लिए, तो हमारे अंदर आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम है, हमारी चेतना आज्ञा चक्र में एग्जिस्ट करती है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ गारंटेड। और वो एक दूसरा ट्रेंड है कि भैया मस्ती है, हम
शादी की वजह से ही नहीं कपड़े खरीदते, हम पूरे साल खरीदते रहते हैं, जब मन करा खरीद लाए, वो एक अलग मैटर है। पर डर के मारे हम खरीद के हम शादी के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पे अब कोई राजा है भैया, कोई कमी नहीं है उसके जीवन में, तो वो तो कुछ भी खरीद सकता है, कभी भी उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये वाली जो फीलिंग आएगी ना कि ट्रेंड से आउट ना हो जाए, या ट्रेंड वाली होनी चाहिए, या जो अभी लेटेस्ट एकता कपूर का सीरियल चल रहा है वही वाले कपड़े चाहिए, तो ये मामला गड़बड़ वाला हो गया। और जो ग्रुप का नोशन है, वो ट्रेंड का पार्ट तो नहीं आता, पर एक ग्रुप है जिसका एक नोशन है। हाँ। उनकी एक तरीके की सोच है, अगर आप उस सोच के साथ नहीं चल रहे हो, ये हर ग्रुप्स में आता है, चाहे अगर वो किसी भी ग्रुप का ले लो, उनका एक पर्टिकुलर नोशन है, अगर आप वैसा नहीं सोचते हो तब भी आपको लगता है कि अरे यार फिट इन करने के लिए बोलना पड़ेगा, वरना वो समझेंगे कि ये वियर्डो है या अलग है, ऐसे वो वाली अर्ज। ऐसा ना, ग्रुप का एक नोशन किसने बनाया है, नोशन किसने बनाया है? ग्रुप तो वो जो ग्रुप है, ग्रुप उसमें के अंदर नोशन, जो लोग हैं वो सामूहिक, अगर वो उस नोशन पे ही टिके हुए हैं कि भाई यही होना चाहिए, या एक्चुअल में पर्पस भी है ग्रुप का, ये हमें वेरीफाई करना चाहिए कि ग्रुप नोशन के ऊपर चल रहा है या पर्पस के आधार पे चल रहा है, जेन्युइन पर्पस है उसका। अगर जेन्युइन पर्पस के आधार पे चल रहा है तो हमें अपने अवेयरनेस को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। अगर खाली नोशन के आधार पे चल रहा है, खाली नोशन जो है हमारे माइंड से सेट होते हैं, और पर्पस जो होता है हमारा ट्रुथ से एस्टेब्लिश होता है, और जो ट्रुथ है वो वेरी करता चला जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे जैसे अवेयरनेस का लेवल एलिवेटेड होगा, वैसे वैसे जो उसका ट्रुथ का जो लेवल है वो भी बदल जाएगा। लेकिन नोशन कभी नहीं बदलता, नोशन एज इट इज है, प्लास्टिक की तरह है नोशन। जो एक नोशन बना लिया बस उसी आधार पे जी रहे हैं, और वो रिपीट होता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर हमारा एक पर्पस है कि हमने जो ग्रुप बना है, मान लीजिए यही है, इसका एक पर्पस है कि हमारी चेतना को उन्नत होना है। दूसरी चीज, हमने जो है संसार में जो इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, उस पर भी अटेंशन चलता है हमारा, चाहे अब हम अटेंशन वर्क करें या ना करें। अब हमारा सिस्टम ट्यून्ड हो चुका है, बिना कहे, बिना टारगेट के, बिना बताए वो सिस्टम काम करता है अगेंस्ट जो है इविल्स है। अब आपने देखा होगा, आप सब लोग इस चीज में ट्यूनिंग हो चुकी है, चाहे उसमें पोस्ट डाली जाए या ना डाली जाए, आप लोगों का सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा। तो अब ये नोशन है, अगर तुम्हें लगता है जैसे ये ग्रुप है, क्या तुमको इसका कोई नोशन नजर आया? नहीं, ये तो नोशन है? ये हो गया, इसका तो ये हो गया ना वजह कि हम लोग एक ही हैं तो इकट्ठे हैं। वैसे और सबके साथ में भी अगर कोई और सोच वाला है उसके, तभी हम चले जाएं वहां पे, या तब ये दिक्कत आती है। तब आपको लगता है कि अरे यार फिटनेस नहीं हो रहे, तुम अकेले पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो। हाँ, तो पर उसमें आपको ये अकेले पने वाली बात आनी नहीं चाहिए ना। अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी में स्टेब्लिश हो, तो आपके अंदर ये फील भी नहीं आएगा। अभी उदाहरण तो दिया, मैं 91 के स्कूटी पहनता हूँ बार बार रिपीट करके। फैशन तो बहुत बदल चुका, तब से कई बार बदल गया। पहले बेल बॉटम थी, अब फिर दोबारा बेल बॉटम आ गई, इतना तक तो बदलाव आ गया, पर मेरे स्कूटी नहीं बदले। वो वैसे ही है बेचारे, जैसे बने हुए थे वैसे के वैसे ही है। ना मैं बदला, ना मैंने उन्हें पहनना छोड़ा, ना किसी को गिफ्ट करे मैंने, नए भी नहीं बनवाए, क्योंकि आई एम नॉट कॉन्शियस, ट्रेंड कॉन्शियस नहीं हूं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस ग्रुप या दैट ग्रुप। कोई मतलब नहीं इस बारे में। पर्पस ये है कि वो मैं जो हूं मैं हूं, जहां मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है मैं वैसे ही, बस। और जो लोग सही होंगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोग जिनको दिक्कत है वो तो वैसे यूजलेस है। और एक किसी रहस्य की भी बात बताऊं, हाँ जी। एक रहस्य की बताऊं, इतनी खराब खराब बातें मैं बोलते ही इसलिए हूं, बेकार के लोग छोड़ के चले जाएं, अगर कोई है तो ऐसे। भाई जिन्हें इन ऊपरी चीजों में इंटरेस्ट है वो ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो देखना छोड़ दें, जिनके अंदर ये मानसिक समस्याएं चलती हैं, तो उनको, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा, और हमें तो किसी से कोई लाभ होना ही नहीं है, हमें किसी से लाभ लेना नहीं। अगर जनसंख्या कम भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है?
हाँ जी, ठीक। तो कई बार हो जाता है यार, ऐसा निकल जाए, अच्छा है। जो बेकार में कोई अगर इधर उधर अटका पटका हो तो छोड़ के चला जाए, ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि कोर चीज चाहिए, कोर। अगर हमारे अंदर सारी हमारी समझ इच्छा गई। उस कोर तो को टच करने की नहीं है, तो फिर हमारा होना भी बेकार है कहीं भी। इट इज ऑल यूजलेस। ये ग्रुप की बात ही नहीं है, और किसी भी चीज में हमारा होना बेकार है। फिर ध्यान में हम स्थित है ही नहीं एक्चुअली। यदि हम कोर को टच नहीं करना चाहते, हम अपनी एक्सिल को टच नहीं करना चाहते, अपने अंदर की धुरी को नहीं छूना चाहते, तो हमारा ध्यान में रहना ना रहना बेकार है। लेकिन लेकिन एक पॉइंट है इसमें, कि एक तो ये होता है कि हम कोर को टच करना चाहते हैं पर टच नहीं कर पा रहे। दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आज नहीं कर रहे हो, कल करोगे, कल नहीं करोगे, 6 दिन बाद करोगे, 1 हफ्ते बाद करोगे, 1 साल बाद करोगे, पर करोगे बिकॉज यू हैव डिजायर विथ प्योरिटी। यहां पे हमें तुलना नहीं करनी है। हमारे बहुत से सहजी हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर मेरे पे मैसेज आएंगे, अलग से मैसेज भी आएंगे, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डोंट वरी, डिजायर देखो अंदर है ना, इंटेंसिटी है ना उस डिजायर की, होगा। यू विल टच दैट कोर 100%, आई नो दैट। यहां पे हमें तुलना नहीं करनी किसी से, अरे ये तो जागरूक हो गया, हम रह गए। अरे प्रोसेस चल रहा है। एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना, एक कन्वॉय है, वो कन्वॉय 10 किलोमीटर लंबा है। तो कोई इंसान तो 10 किलोमीटर आगे चल रहा होगा और कोई 10 किलोमीटर पीछे चल रहा होगा। तो कन्वॉय तो एक ही है ना, एक छोर लेफ्ट से लेकर राइट तक का जो छोर है वो 10 किलोमीटर का है, बट इट इज ऑल मूविंग टुगेदर। साथ में चल रहा है पूरा कन्वॉय, उसके साथ पूरी भीड़ चल रही है। तो कोई पीछे चलने वाला ये सोचकर दुखी ना हो जाए तू आगे क्यों नहीं है। यहां ये मिस्टेक है, क्योंकि हम गतिशील हैं, हम स्टैटिक नहीं है, रुके हुए नहीं है। वी ऑल आर मूविंग। तो कोई कहे, मान लीजिए कि 2 जनों पे फोन है, एक पीछे चलने वालों के पास मोबाइल है और एक आगे चलने वालों के पास। आगे चलने वाला मोबाइल पे बताता जा रहा, मैंने ये देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। अब वो दृश्य पीछे वाले को तो दिखना ही नहीं है। वो पीछे वाला तब देखेगा जब वो उस स्थान पे आएगा चल के 10 किलोमीटर दूर। तो इसमें दुखी होने और हतोत्साहित होने वाली बात कोई नहीं है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए ये तो आगे है मैं पीछे हूँ। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वी ऑल आर गोइंग टुगेदर, यू नो। बस अंतर क्या है कि जहां भी हम हैं, जहां भी हम खड़े हैं या चल रहे हैं, उनके दृश्य अलग अलग हैं। वो दृश्य सारे एक से नहीं है, और इन दृश्यों की भिन्नता के कारण हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बस यही अंतर है, समझना होगा इस चीज को। दुखी होना नहीं चाहिए। अब कोई सोचेगा भाग के आगे चला जाऊं, ठीक है भाग के चले जाओ। अगर जान है इतनी, भाग के 10 किलोमीटर क्रॉस कर सकते हो और उसके साथ चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उससे लाभ क्या होगा, आप भाग के आगे चले गए। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। आपने सोचा आगे चलने वाले के साथ में चलूं क्योंकि उसे बड़े अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आपने दौड़ लगाई, आप दौड़ लगा के 10 किलोमीटर को आपने लगभग, मान लीजिए सपोज 50 मिनट में दौड़ लगा के आप वहां पहुंच गए। पर यहाँ पे आपने वो 10 किलोमीटर के गैप में जो अनुभव करने थे वो मिस कर दिया आपने। जो उसी पेस में चलने पे वो दृश्य का आनंद लेते, आप उसे मिस कर गए दौड़ने के चक्कर में। अब आप वहां पहुंच तो गए हो, पर कुछ चीजें अधूरी रह गई आपकी, वो पूरी नहीं हुई। वहां पे मिसिंग फैक्टर है, वो चीज मिस करोगे आप पूरी जिंदगी। तो दौड़ लगाने का फायदा क्या, जहां हो चलते रहो, चलते रहो, विदाउट एनी कंपैरिजन विद एनीवन एल्स। क्योंकि जो हम पैदल चलते हुए देख पाते हैं, हम दौड़ के नहीं देख सकते हैं। और अगर हम दौड़ने को छोड़कर साइकिल पे आ जाए, तो जो हम दौड़ के देख रहे हैं वो साइकिल पे नहीं दिखने का, और जो साइकिल पे दिख रहा है अगर हम स्कूटर से जाएं तो वो स्कूटर पे नहीं दिखने का जो साइकिल से दिखा। और हम जेट पर बैठकर वो गैप कवर कर ले एरोप्लेन में, तो हमें वो सारी चीजें नहीं दिखने की, वो हम सारी चीजें मिस कर देंगे।
पॉइंट की बात समझ में आ गई? ये भाव आना ही नहीं चाहिए कि हम जो है पिछड़ रहे हैं किसी से। पिछड़ नहीं रहे हैं हम अपने पेस पर चल रहे हैं, दूसरा वाला आगे वाला अपने पेस पे चल रहा है।